ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। ठीक है। हेलो एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और आप लोग सोच रहे होंगे कि ये सेशन क्यों हमने रिकॉर्ड कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि मेरे अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं रिगार्डिंग स्क्रीनर भी आते हैं, और रिगार्डिंग टेक्निकल पे काफ़ी लोग कंफ्यूज हैं कि स्टॉक तो हम लोग ढूंढ लेते हैं, बट किस तरीके से उन स्टॉक को ट्रेड करें उनमें कंफ्यूजन है काफ़ी। तो उसके लिए ही है ये सेशन। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, काफ़ी लोग तो मुझे जानते हैं मेरी स्ट्रैटेजी में किस कौन सा यूज़ करता हूँ, किस तरीके से करता हूँ, स्टॉक सिलेक्शन कैसे होता है। बट इस सेशन में हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा रिकैप करेंगे, बहुत ज़्यादा देर के लिए नहीं है। 5-10 मिनट्स हम लोग स्क्रीनर पे बात करते हैं। किस तरीके से मतलब जो नए नए स्टॉक आए हैं अभी 1-2 दिन के अंदर, उन लोगों को हम एक एक करके देख सकते हैं कि किस तरीके से हमें एनालिसिस करना चाहिए। अगर मैंने किसी स्टॉक को, क्योंकि जब मैं बोलता हूँ या ट्वीट करता हूँ कि ये वाला स्टॉक मुझे अच्छा लगा और एक स्टॉक मुझे अच्छा नहीं लगा, तो लोग पूछते हैं कि ये क्यों नहीं अच्छा लगा करके, है ना। तो और अभी अगर मैं देख रहा था, कल कल तक जो है हमारे शायद 25 स्टॉक आ रहे हैं स्क्रीनर में। 25 में से मुझे 4-5 ही पसंद है। मैं नाम लेना नहीं चाहूँगा, बिकॉज आप लोगों को सबको पता है कि अभी मेरा लाइसेंस नहीं आया है सेबी रजिस्टर्ड वाला। तो आई थिंक नेक्स्ट मंथ या उसके मे बी जुलाई तक आ जाना चाहिए लाइसेंस। जब एक बार लाइसेंस मिल जाता है, देन आई कैन गिव कॉल्स लाइक कब बाय करना है, कब सेल करना है। बट बिफोर दैट अगर मैं ये करता हूँ तो सेबी रूल्स का वायलेशन है, तो वो नहीं करना चाहिए। तो स्टार्ट ऐसे करेंगे कि सबसे पहले मैं थोड़ा सा स्ट्रैटेजी के ऊपर जाऊंगा। देन देन हम लोग क्या करेंगे, जो है डिटेल में जाते हैं, फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन लेते हैं। तो 10 to 20 मिनट्स ज़्यादा से ज़्यादा स्क्रीनर पे हम लोग स्पेंड करेंगे। देन टेक्निकल इंडिकेटर्स, जो 4 स्ट्रैटेजीज मैंने बता रखा है आप लोगों को पहले, उन्हीं को ही थोड़ा सा और डिटेल में देखेंगे कि क्यों कंफ्यूजन हो रहा है, क्यों लोग उसको ना बाय सेल करने में दिक्कतें आ रही हैं लोगों को। फिर उसके बाद 20 to 25 मिनट्स जो है एक एक करके मैं क्वेश्चन ले लूंगा। कोशिश करना कि आप लोग एक दो से ज़्यादा क्वेश्चन ना रखो, क्योंकि काफ़ी लोग ज्वाइन किए हैं तो सबको सबके एक दो क्वेश्चन आंसर होने चाहिए। और मैं वैसे भी कोशिश करता हूँ कि आप लोग जहाँ पे यूट्यूब पे कमेंट करते हो या ट्विटर पे करते हो, तो मैं कोशिश करता हूँ कि जो है आप लोगों के क्वेश्चन को आंसर कर पाऊँ। तो ये सेशन हम रखा करेंगे एवरी वीक, नहीं तो एवरी 15 डेज में हम लोग रखेंगे, जिससे कि आप लोगों के क्वेरीज वगैरह सॉल्व हो पाए। ठीक है। तो सबसे पहले टू स्टार्ट विथ मैं स्क्रीनर पे चलता हूं। देन स्क्रीनर से हम लोग टेक्निकल इंडिकेटर्स पे जाएंगे, किस तरीके से यूज कर रहे हैं नहीं कर रहे। देन फिर उसके बाद क्वेश्चंस। तो स्क्रीनर जो है, ये स्क्रीनर हम लोग यूज करते हैं, आप में से काफी लोग इसको यूज करते हैं। और इसका स्क्रीनर का जो लिंक है, अगर किसी के पास नहीं है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दिया है, उसमें से आप लोग जाके उसको देख सकते हो। और जो पैरामीटर्स हम लोग यूज करते हैं, इसमें भी काफी ज्यादा कंफ्यूजन है लोगों को, तो इसलिए मैं स्क्रीनर पे 10 मिनट स्पेंड करना चाह रहा था। एक तो लोगों का ये आता है कि जो YoY ग्रोथ है, चाहे वो सेल्स ग्रोथ हो चाहे प्रॉफिट ग्रोथ हो, हमने स्क्रीनर पे डाला हुआ है 10% से ज्यादा होना चाहिए, है ना। बट कई लोगों का होता है कि 8% नहीं हो सकता है क्या, या 5% नहीं हो सकता है क्या। होने को तो आप 8% भी ले सकते हो और 5% भी ले सकते हो, बट आइडिया इज कि 10% जो ज्यादा होता है वो थोड़े से क्या होते हैं, अच्छे स्टॉक होते हैं। अगर आप 25 स्टॉक अभी आ रहे हैं स्क्रीनर पे, अगर आप इसको 8% करोगे या 5% करोगे तो ऑब्वियसली ज्यादा स्टॉक आएंगे। तो 40-45 स्टॉक से ढूंढना, 4-5 स्टॉक आप किस पे ट्रेड करोगे, इट्स बेटर कि 20-25 हो या 30 स्टॉक हो, उसमें से 4-5 ढूंढना या 10 ढूंढना, है ना। तो इसी आइडिया की वजह से ही 10% कर रखा है। अगर किसी के पास टाइम स्पेंड करने को ज्यादा है और टाइम दे सकते हैं, मैंने तो इसलिए इस स्क्रीनर को करा है कि ताकि जो स्विंग ट्रेडर हैं या फिर जो लोग जॉब कर रहे हैं या ज्यादा टाइम नहीं दे पाते हैं, तो जो स्क्रीनर का जो क्या कहते हैं नंबर ऑफ स्टॉक्स है, उसको कम करने के लिए 10% है। तो अगर आप उसको 10% से ज्यादा रखोगे तो कम स्टॉक आएंगे और उनमें से 4-5 ढूंढना बड़ा इजी होगा, कंपेयर टू 50 स्टॉक्स आप डाल रहे हो, 50 स्टॉक्स आ जाएं फिर एक एक करके देखोगे, है ना। तो 25, आई थिंक 25-30 स्टॉक में से इजी रहता है, इसीलिए 10% का क्राइटेरिया है। आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं इसको। एक सवाल इस पे आता है कि प्रमोटर होल्डिंग जो है कि हमेशा के 51% से ज्यादा होना चाहिए।
वो भी वही रीजन है, इसकी वजह से ही कम स्टॉकों के लिए ही रखा हुआ है। कई सारे ऐसे स्टॉक हैं, जैसे आप परसिस्टेंट देखोगे या कई सारे ऐसे स्टॉक हैं जिनके प्रोमोटर होल्डिंग 50% से कम है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो खराब स्टॉक है। 51% से जब ज्यादा होता है, मैंने पॉडकास्ट वगैरह में भी बोला हुआ है कि उसमें क्या होता है, जो प्रोमोटर का स्टेक अगर ज्यादा होता है तो वो थोड़ी अच्छी कंपनी मानी जाती है। तो इसलिए अगर आप कम करना चाहते हो, इसको हटाना चाहते हो तो हटा भी सकते हो। अगर बाकी सारे क्राइटेरिया बहुत अच्छे हैं और प्रोमोटर होल्डिंग आ रही है 30% की, तो उस केस में भी आप उस स्टॉक को अच्छा मान सकते हैं, है ना। हम ये नहीं कहेंगे कि सारी चीजें ठीक है बट प्रोमोटर होल्डिंग कम है 30% या 25%, तो इसका मतलब स्टॉक खराब है। प्रोमोटर होल्डिंग का मेरा ये है कि जिन कंपनीज में हिस्टोरिकली यही रहा है, जिसमें प्रोमोटर होल्डिंग ज्यादा होता है, वो थोड़े से अच्छे कंपनी होते हैं, इसी वजह से ही है ये। एक मार्केट कैप पे भी रहता है कि 2000 करोड़ के नीचे जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, तो 2000 के नीचे तो 500 पे भी चले जाओ, बट मेरे हिसाब से 2000 से इसको बढ़ाना चाहिए, ना कि कम करना चाहिए। अगर आप सच में अच्छे स्टॉक चाहते हो, क्योंकि 2000 के नीचे 1000 वाले अगर होंगे या 700-800 वाले करोड़ वाले मार्केट कैप वाले स्टॉक होंगे, तो उसमें मैनिपुलेशन के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो इंस्टेड ऑफ डिक्रीजिंग दिस की 2000 से कम करो, उसको बढ़ाना चाहिए अगर ऐसा मौका मिलता है। और अगर यहां बढ़ाते हो तो मार्केट कैपिटलाइजेशन को भी बढ़ा सकते हो। जो हायर एंड वाला हमने 20,000 करोड़ ले रखा है, तो इसको आप 30,000 कर लो, है ना। तो वैसे अगर आप जिस तरह के स्टॉक्स आ रहे हैं इसके बीच में 2000 करोड़ से लेके 20,000 करोड़ में, वो भी काफी अच्छे स्टॉक्स आ रहे हैं, तो इस वजह से आप इसको ऐसे ही छोड़ सकते हो। एफआईआई होल्डिंग आपके ऊपर है, चाहे वो 1% से ज्यादा रखो या 2% से। मैं उनको मानता हूं कि 2% से ज्यादा होता है तो थोड़े वेल रिसर्च कंपनी होते हैं, तो इसीलिए मैंने इसमें इसलिए डीआईए होल्डिंग नहीं डाला है। क्योंकि कई बार क्या होगा, रीजन ये है कि एफआईआई होल्डिंग बढ़ा होगा या 2% से ज्यादा होगा बट डीआई की कम हो गया होगा, तो सारी क्राइटेरिया तो फुलफिल हो रहे होंगे, बट आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि तो इसकी तो डीआई होल्डिंग कम हो गई, हमें लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। तो इसी वजह से सिर्फ हम ये कह रहे हैं कि अगर किसी स्टॉक में एफआईआई होल्डिंग 2% से ज्यादा है तो अच्छा स्टॉक माना जाता है। सिमिलरली आप कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, डेट इक्विटी अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। ये स्टैंडर्ड क्राइटेरिया है और मैंने इनको टेस्ट किए हुए हैं, तभी ये पैरामीटर्स हैं। आप अपने हिसाब से चेंज करके अपना अलग स्क्रीनर बना सकते हैं। और एक सवाल बड़ा आता है इस पे कि प्योर ट्रस्ट की स्कोर जो है, क्योंकि कई सारे ऐसे कंपनीज हमारे पास आते हैं जिसमें प्योर ट्रस्ट की स्कोर जो है वो ग्रेटर देन 5 नहीं होता है। देखो, आप जब एनालाइज कर रहे होते हो स्टॉक को ऊपर से नीचे, जब हम सारे नंबर्स देख रहे होते हैं, जरूरी नहीं है कि हम हर चीज को इंटरप्रेट कर लें अच्छे से। प्योर ट्रस्ट की स्कोर से क्या होता है कि आप अगर उसके 5% से ज्यादा है तो उसका जो चीजें आप मिस कर सकते हो या जो फेस ऑफ पीएनएल नहीं है या बैलेंस शीट पे नहीं है, उसमें उसका इंटरप्रिटेशन ये अच्छा कर लेता है। तो इसीलिए मैं कोशिश करता हूं कि ये 5 से ज्यादा होना चाहिए। आप एक चीज और कर सकते हो कि कई बार क्या होता है, प्योर ट्रस्ट की स्कोर ना डेसिमल्स में नहीं होता है, तो इसमें जैसे मैंने लिखा है 5 से ज्यादा है, तो इसको आप ग्रेटर देन 5 या इक्वल टू 5 कर सकते हो। कई बार स्टॉक जो है बहुत अच्छा होते हुए भी जो है कि अगर वो 5 से ज्यादा, क्योंकि हम लिख रहे हैं मोर देन 5 होना चाहिए, तो अगर मोर देन 5 नहीं होता तो स्क्रीनर पे नहीं आता, तो मैं इसी में ही इसको चेंज कर दूंगा अपने वाले स्क्रीनर पे। तो इसको आगे से मोर देन 5, इक्वल टू और मोर देन 5 वाले सारे जो है स्टॉक्स देखेंगे। तो इसमें जो स्टॉक्स आए हैं अभी स्क्रीनर पे, जो लेटेस्ट वाले आए हैं, जो मैंने जिसके बारे में ट्वीट किया था, एक तो पकोरना करके है, उसको उसमें क्या अच्छा है मैं एक बता देता हूँ कि वो ही सिर्फ एग्जांपल ले रहा हूं मैं, जो लेटेस्ट वाले में आए हैं। एक पकोरना में अच्छा क्या लगा मुझे, और एक चीज, जो भी स्टॉक हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे, प्लीज उनको एज ए बाय और सेल कॉल मत लेना, अपने हिसाब से देखना उसको अच्छे से, फिर उसके बाद आप लोग बाय सेल कॉल लेना, है ना। मैं सिर्फ एग्जांपल के लिए आपको बता रहा हूं। जो पकोरना है पहले उसको देख लेते हैं, और एक स्टॉक में लूंगा जो मुझे थोड़ा ठीक नहीं लगा। तो अगर आप इस पे लिंक पे क्लिक करते हो, नीचे आते हो, तो इसके अगर सेल्स का ट्रेंड देखोगे और अभी मार्च का देखोगे तो ये हाईएस्ट है। हमारे पहला क्राइटेरिया है कि जो उस क्वार्टर का जो सेल्स है वो इन टर्म्स ऑफ वैल्यू हाईएस्ट होना चाहिए, जो कि है। और अगर आप ये दिसंबर टू मार्च देखोगे तब भी ग्रोथ है, और इसमें सीजनलिटी नहीं है जो इसके पीएनएल पे दिख रहा है अभी। और अगर मार्च वर्सेस मार्च कंपेयर करोगे तो अच्छा खासा इसमें जो है ग्रोथ है, सेल्स ग्रोथ। और इसमें अगर मार्जिन देखोगे
तो 35 से 38 हो सकता है वन ऑफ हो, तो आपने क्राइटेरिया है कि 35 एटलीस्ट होना चाहिए, या फिर अगर कम होगा तो 32 33 के आसपास चलेगा, 1 to 2%, नॉट मोर देन 1 to 2%। कई सारे सवाल आते हैं मेरे पास ऐसे कि अगर मार्जिन मान लो 3% गिर गया, 4% गिर गया, ऐसा नहीं कि गिर गया तो परफॉर्म नहीं करेगा, टेक्निकली परफॉर्म कर जाते हैं कई सारे स्टॉक, बट कोशिश करा करो कि जो मार्जिन में जो डेविएशन है ना वो 1 से 2% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। बट अगर मान लो कोई एक ऐसा कंपनी है जिसका 10% का ही मार्जिन आता है, ऑपरेटिंग मार्जिन, अब वो अगर वो 9 हो जाता है तो ठीक है, बट अगर वो 8 हो जाता है तो गड़बड़ है ना। तो डिपेंड करता है कि वो किस मार्जिन लेवल पे वो कंपनी जो है काम कर रही है। अब इस केस में क्या है कि 35 से 38 हो गया, अगर मान लो ये 35 से 33 हो जाता या 32 भी इवन हो जाता, तब भी हम एक तरीके से कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि 35% से 33 इन टर्म्स ऑफ डेविएशन बड़ा कम है। बट किसी का 10% मार्जिन आता है ओवरऑल हिस्टोरिकली, और उसका अगर 8% 7% हो जाता है, उसको इग्नोर इन द सेंस उसको हमारे क्राइटेरिया में नहीं आएंगे। नेट प्रॉफिट भी देखोगे तो हाईएस्ट है, क्योंकि ऊपर से कुछ ऑन ऑफ वगैरह टाइप का है नहीं। और एनुअल रिजल्ट जो है वो भी काफी अच्छे हैं, अगर आप मार्च कंपेयर करोगे, दिस ईयर वर्सेस लास्ट ईयर, वो भी अच्छे नंबर्स हैं इसके। मार्जिन अच्छा खासा है, ऑपरेटिंग मार्जिन, और जो नेट प्रॉफिट है वो भी हाईएस्ट है। ठीक है, तो ये तो हमने पीएनएल दोनों देख लिया। उसके बाद बोरोइंग्स पे आते हैं। अब ये देखो, ये इस कंपनी के जो सेल्स है वो 930 करोड़ का है, ठीक है, और इसका अगर आप बोरोइंग देखोगे 400 450 करोड़ है। तो अब इस पे सवाल आएगा कि इसको कंसिडर करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो ऑब्वियसली अगर डेट पे जाते हो, बोरोइंग पे जाते हो, ये अच्छी बात नहीं है। अगर कोई कंपनी 800-900 करोड़ का सेल्स है, उसका एनुअल सेल्स, और उसका बोरोइंग उसका हाफ है या एनीथिंग मोर देन 30-40%, तो वो ठीक कंपनी नहीं मानी जाती है अगर आप फंडामेंटली बैलेंस शीट के बेसिस पे देखोगे। बट अगर यही चीज ये अभी होता 20 करोड़ 30 करोड़, मतलब 20 करोड़ से 30 करोड़ हो जाता बोरोइंग्स, तो तब हम उसको कंसिडर कर सकते थे। तो बोरोइंग्स को ना सेल्स के रेशियो में देखा करो, वो ठीक है, डेट इक्विटी वाली रेशियो जो हमने क्योंकि पहले डाल रखा है ऑब्वियसली कम होगा, बट बोरोइंग्स को ना आप साथ साथ में सेल्स के साथ भी कंपेयर करा करो कि कितना सेल्स पे कितना बोरोइंग है। अगर 1000 करोड़ की सेल है किसी कंपनी की और उसकी बोरोइंग अगर 50 करोड़ से, दैट इज ओके। बट अगर 1000 करोड़ की सेल है और उसका बोरोइंग आ रहा है 500 करोड़ का या 400 करोड़ टाइप्स का बोरोइंग है, तो वो एक पैरामीटर जो है अब ये अपने पैरामीटर पे फुलफिल नहीं कर रहा है अगर सिर्फ बोरोइंग की बात करें। अदरवाइज बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं इसके। बाकी और बैलेंस शीट के बाद हम लोग आते हैं होल्डिंग्स पे। होल्डिंग्स देखो 56.66% पे काफी दिनों से है ये, तो इसको हम कंसिडर कर सकते हैं अपने वॉच लिस्ट के लिए। एफआईआई बढ़ा है, डीआईआई भी बढ़ा है। थोड़ा सा पब्लिक का भी देखा करो, क्योंकि मैंने शायद किसी पॉडकास्ट में शायद नहीं बोला इस चीज को। पब्लिक के पास ना बहुत सारा नहीं होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे 15-20% ठीक है, बट कई कंपनीज में आप ऐसे देखोगे 30-40% की पब्लिक की होल्डिंग है, तो उनको कोशिश करा करो कि वो वॉच लिस्ट में ना हो उस तरह के स्टॉक। क्योंकि जो सबके पास है, जो रूल है आपको सबको पता है कि जो सबके पास होता है हम उसको कंसिडर नहीं करते, मतलब हमें नहीं लेना चाहिए करके। तो एक तो ये हो गया जिसको एक वॉच लिस्ट में, ये वॉच लिस्ट का कैंडिडेट है, बस एक ही इसमें कंसर्न है डेट का, उसको हमें देखना पड़ेगा। एक और स्टॉक आया था इंजीनियर्स इंडिया, उसको एक बार देख लेते हैं, 2 मिनट्स बस। इंजीनियर्स इंडिया में अगर आप देखोगे, मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूं इसको, इसमें सेल्स देखो ठीक है। अगर आप इसको YOY कंपेयर करते हो 805 से 1000 हो गया, अगर दिसंबर से करते हो तो ठीक ठाक ग्रोथ है, ठीक है। और अगर आप मार्जिन्स पे आते हो, ये कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइप का मार्जिन है। और एक चीज और ध्यान रखना है, एक्सेप्शनल चीजों को ना अवॉइड करा करो। अगर मान लो कोई फ्लैट आता है, मतलब एवरेज अगर पुराना आता है किसी की मार्जिन 13-14% का, अचानक किसी का आ गया डबल या ट्रिपल, तो उस कंपनी में क्या हो रहा है हमको शायद नहीं पता होगा, या तो बहुत ज्यादा डिटेल में जाके देखना पड़ेगा कि किस तरह की चेंज होगी। या तो उन्होंने कुछ ऐसा ड्रास्टिक कॉस्ट मैनेजमेंट किया जो कहीं और नोट्स पे लिखा होगा, बुक ऑफ अकाउंट्स में उन्होंने लिखा होगा, नोट्स पे होगा, बट इसके फेस पे देखोगे तो
बट अगर मेरे को पूछोगे तो इस तरह के स्टॉक को मैं अवॉइड करता हूं कि किसी के मार्जिन सडनली डबल ट्रिपल हो जाए। तो उस तरह के अब जैसे 13%, 8%, 9% सीधा 30% हो गए, क्या रीजन है? या तो डीप डाइव करके पता लगाओ, अदरवाइज इसको छोड़ सकते हैं। तो ये एक मेरे लिए जो है रेड फ्लैग है। सेकंड है, इसमें अगर आप एनुअल देखोगे, इसमें कंसिस्टेंसी मतलब ग्रोथ तो नहीं है आप बोलोगे। अब 32 करोड़ का तो 2020 में भी था, फिर 3144 100 करोड़ का फिर 21 में है, फिर मार्च में भी फ्लैट है। तो यहां पे जब मैंने देखा, जब स्क्रॉल करके एनुअल वाले पे, तो इससे जो है मैंने इसको कंसिडर नहीं कर रहा हूं। मतलब मैं नहीं कर रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि अच्छा स्टॉक नहीं है, आप लोग अपने हिसाब से देख सकते हो। बट यही एक रीजन है, सो इसकी वजह से मैंने उसको मिक्स्ड काइंड ऑफ रिजल्ट बोल रहा हूं। अगर ये मान लो ठीक होता, क्योंकि अगर बोरोइंग्स वगैरह पे जाते हो आप, तो बोरोइंग्स वगैरह कुछ है नहीं ज्यादा, और बाकी होल्डिंग वगैरह देखोगे तो सब ठीक है ना, सब कुछ बढ़िया है। बस एक ही चीज है कि इसका जो एनुअल जो सेल्स वगैरह है वो फ्लैट है, जो मेरे लिए कंसर्न था। तो इसीलिए मैंने इसको मिक्स्ड काइंड ऑफ रिजल्ट लिखा। तो आप देखो 25 स्टॉक जब आप देख रहे होगे, तो ऐसा नहीं है कि 5-6 स्टॉक आपको ऐसे नहीं मिलेंगे जिसमें सारी चीजें फुलफिल हो रही हो। जरूरी नहीं कि उसके पीछे पड़ा। अब मान लो सेम कंपनी मेरे पास पकोरना है और ये है, या मान लो कोई एक और कंपनी है, तो अगर मान लो मैं एक में देखता हूं कि सब कुछ अच्छा है, 5-6 पैरामीटर जो है हमारे अच्छे से फुलफिल कर रहे हैं, और एक कोई ऐसा पैरामीटर है जो फुलफिल नहीं कर रहा, ऑब्वियसली मैं उस पर जाऊंगा ना जिस पे सारे क्राइटेरिया हमारा फुलफिल हो रहे होंगे। तो इसी रीजन की वजह से ही मैं इंजीनियर्स इंडिया को जो है मिक्स्ड काइंड ऑफ रिजल्ट बोल रहा हूं। कोई बाइंग सेलिंग कॉल नहीं है, अपने हिसाब से डिसाइड करना है आप लोगों को। अब स्क्रीनर के बाद मैं आता हूं सीधा टेक्निकल चार्ट्स पे। पहले मैं इसको पीडीएफ पे दिखाता हूं, फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उस पे जाते हैं ट्रेडिंग व्यू पे, एक दो स्टॉक को हम एनालाइज कर सकते हैं। ये तो आप सबको पता है कि हम लोग किस तरह की स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं। हम पहले तो स्टॉक को फिल्टर करते हैं, फिर उसके बाद हम उसको, उसमें से जो स्टॉक सिलेक्ट करते हैं उसको हम लेके वॉच लिस्ट में डालते हैं। इन्होंने पॉडकास्ट में अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। फिर टेक्निकल कंफर्मेशन का वेट करते हैं कि लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, अगर टेक्निकली अच्छा है। स्टॉप लॉस, अच्छा स्टॉप लॉस पे भी काफी लोगों का सवाल आता है कि स्टॉप लॉस क्या रखना है, पोर्टफोलियो लेवल पे रखना है या स्टॉक लेवल पे रखना है। अगर आप पोर्टफोलियो बनाते हो 10 स्टॉक का, है ना, तो देन तो आप पोर्टफोलियो पे कर सकते हो। बट आप बना रहे हो 4 स्टॉक का पोर्टफोलियो, और उसमें भी सोच रहे हो कि एक स्टॉक कोई, क्योंकि आपने 20-25% चारों स्टॉक में डाला है, उन केसेस में क्या होगा, अगर आपके नंबर ऑफ स्टॉक्स कम है आपके पोर्टफोलियो में, तब आप स्टॉक स्पेसिफिक एसएल लेके निकल जाओ। बट अगर आपका पोर्टफोलियो 10-12 स्टॉक्स का है, तो उस केस में आप वेट कर सकते हो, इवन इफ कोई स्टॉक, पर्टिकुलर स्टॉक जो है 8-10% से नीचे आ गया है। बट ये नहीं कि तुम 2-3 ले रहे हो और उस पर एक किसी स्टॉक पे जो है आप सोच रहे हो कि मतलब ये कह रहा हूँ पोर्टफोलियो लेवल पे जो है उस पे आप अगर ज्यादा पोर्टफोलियो लेवल पे एसएल तब फॉलो करा करो जब नंबर ऑफ स्टॉक्स ज्यादा हो, और अगर नंबर ऑफ स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में कम है तो स्टॉक स्पेसिफिक एसएल जो है लेना चाहिए। और फिर आते हैं हम लोग टेक्निकल्स पे। टेक्निकल्स ये 4 मैंने किसी पॉडकास्ट में भी बोला हुआ है, बट मैं जितनी बार भी इसको एक्सप्लेन करता हूं फिर भी कुछ ना कुछ क्वेरी आते रहते हैं। अब मैं इसके लाइव एग्जांपल 1-2 बोलूंगा जो मैंने पहले ट्रेड ले चुका हूं, अब शायद उनको नहीं लेना चाहिए। पहला ये सेटअप जो है, ये बड़ा सिंपल सा सेटअप है, इसको पता नहीं क्यों इतना लोग कंफ्यूज होते हैं इसको लेके। इसमें कुछ नहीं है, हमने क्या करा, 10 ईएमएज लगा रखे हैं। अगर ये ब्लैक लाइन सारे देखोगे 10 ईएमएज हैं। इसमें में सिर्फ क्या देखना होता है, हमें ट्रेंड देखना होता है कि ये पहले कब को बाउंस करते हैं स्टॉक। अब ये कोई स्टॉक है, किसी स्टॉक से ही आया है ना ये, तो ये जो स्टॉक है कहां से बाउंस कर रहा है वो हमें देखना है। अब अगर इसको ट्रेंड देखोगे, ये जब मैंने स्क्रीनशॉट लिया हुआ था, तो उससे पहले देखो 10, ये तो ऊपर वाला 10 है, ये 20 है, तो यही कि इसी रेंज पे ये क्या करता है, बाउंस करता है। तो अगर मान लो आप हिस्टोरिकली देख रहे हो, कोई स्टॉक 10-20 पे ही आके बाउंस करता है लास्ट के 6 मंथ में, अगर आप देखते हो, और सारे ईएमएस जो है एक दूसरे के ऊपर है, तो उस केस में अगर स्टॉक रिट्रेस होके वही सेम लेवल पे आया है 10-20 पे, तो वो एक बाइंग लेवल बनता है। इस स्ट्रेटेजी का यही मतलब है। और अब मान लो ये फिर ऊपर जाता है, यही वाली सिंपल स्टॉक को देख लेते हैं, अगर ये फिर ऊपर जाता है,
फिर नीचे रिट्रेस होके 10-20 पे आता है, तो वहां पे ऑब्वियसली एक बाइंग लेवल बनता है अगर आप 8 to 10% का क्या कहते हैं उसको स्टॉप लॉस लगा के लेते हो। तो इस ईएमए स्ट्रैटेजी मैं मोस्टली ईएमए स्ट्रैटेजी को ज्यादा ही फॉलो करता हूं, बिकॉज अगर आप पुराना ट्रेंड देख के अगर रिस्क रिवॉर्ड कम के साथ कोई एक ट्रेड मिलता है तो आप ऑब्वियसली उसमें घुसना चाहिए, है ना। अच्छा, इस पे एक सवाल और आता है लोगों का कि ये चारों में से कौन सा क्या यूज करना है, कौन सा टेक्निकल इंडिकेटर जो है हमें यूज करना चाहिए। एक एक को ही यूज नहीं कर सकते हो, आप चारों को ही देखना पड़ेगा। जब आप मान लो 10 स्टॉक आपने सिलेक्ट कर लिया 30 में से, उसमें से जो है अब हो सकता है कोई एक स्टॉक जो है जो ईएमए वाली क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा हो, कोई एक ऐसा स्टॉक होगा जो दूसरे टेक्निकल को फॉलो कर रहा होगा। तो आप स्पेसिफिकली नहीं रह सकते कि मैं तो ईएमए वाली ही फॉलो करूंगा। अब मान लो 10 स्टॉक आए आपके पास, अच्छे से आपने रिसर्च करा और उसके बाद उन 10 स्टॉक में ईएमए वाली सेटअप ही नहीं बन रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम नहीं लेंगे उसको, है ना। तो इसीलिए आप मतलब थोड़ा सा ब्रॉड माइंडेड रहो जब आप टेक्निकली देखते हो। आप ये कर लिया करो कि आप चार नाम दे दो चारों टेक्निकल इंडिकेटर को, जो जिस पे फिट हो रहा है वो उस पे उसको ट्रैक करके रखे हो। जब वो वाले क्राइटेरिया फुलफिल होंगे तो उस पर ट्रेड कर सकते हैं, है ना। सेकंड सेटअप, अच्छा ये सेटअप बड़ा अच्छा है बट फिर भी इसमें पता नहीं क्यों कंफ्यूजन है लोगों को कि अब मैं ये कह रहा हूं सिंपल स्ट्रेटेजी है कि जो प्रीवियस हाई है ना उस पे लेना चाहिए। अब ये जो लाइन मैंने खींचा है ये प्रीवियस हाई है, कोई स्टॉक मान लो यहां पे रिजल्ट डिक्लेयर हुआ उसका और भाग गया बहुत सारा, और भागने के बाद फिर उस लेवल पे आया है, चाहे वो डेली हो चाहे वीकली लेवल पे हो, तो हमें वहां लेना चाहिए ना। वहां पे हम एक मतलब ऑप्शन बनता है हमारा लेने के लिए, रिस्क रिवॉर्ड कम होगा वहां पे। बट हाँ, ये सेटअप थोड़ा कम स्टॉकों में मिलेगा क्योंकि जो स्टॉक हमारे स्क्रीनर पे आते हैं ना वो बड़े ट्रेंडिंग स्टॉक होते हैं, बहुत बड़ी तेजी से ऊपर जाते हैं। और इस तरह के सेटअप का वेट करोगे तो इसका रिस्क रिवॉर्ड बड़ा अच्छा होगा, क्योंकि वो प्रीवियस वाले हाई पे ना वो इसीलिए सिर्फ स्टॉक को लेके आते हैं ताकि लोगों के जो एसएल वगैरह हो वो काट सके। तो इसीलिए कोशिश करा करो इस तरह का अगर स्टॉक मिलता है तो उसको, या तो तुम्हें लग रहा है कोई स्टॉक है बहुत भाग गया अब नहीं आ रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं होता, वापस आना ही होता है उसको। तो धीरे धीरे करके आएगा, टाइम लेगा। ये वीकली कैंडल है शायद, जब मैंने स्क्रीनशॉट लिया था, अगर मैं इफ आई रिमेंबर करेक्टली। तो अब जब किसी ने अगर यहां देखा होगा उसको बिल्कुल टॉप पे, तो बोलेगा तो आएगा नहीं नीचे, बट आया ना वो नीचे। फिर 1 2 3 4 वीक्स लगे उसको नीचे आने के लिए। अब मान लो आपका रिजल्ट आ गया, इस क्वार्टर का रिजल्ट गया, 4 वीक्स, 1 महीने के वेट करने के बाद मिला आपको स्टॉक। अगले क्वार्टर आने के लिए, अगले क्वार्टर रिजल्ट आने के लिए टाइम तो लगेगा ना। तो वहां तक आप जो है 2 महीने 2.5 महीने बचते हैं, तो आराम से 10-15% तो दे ही देगा स्टॉक ना। तो ये नहीं कि आप वेट करोगे तो मिलेगा नहीं, क्योंकि सब लोगों को थोड़ी हड़बड़ी सी रहती है कि नहीं ये तो बहुत अच्छा रिजल्ट आ गया अब तो मिलेगा ही नहीं। मैं एक दो लाइव एग्जांपल बोलूंगा जिसको हमने ट्रेड ले चुके हैं, उसके पे चलते हैं, इसको थोड़ा जल्दी खत्म करते हैं। उसके बाद ये एक टेक्निकल सेटअप है। अच्छा, इस पे बड़ा कंफ्यूजन है लोगों को कि आपने बोला था 15% नीचे होगा तो ले लो। 15% कोई रूल नहीं है। अब मैं 2-3 और पॉडकास्ट रिकॉर्ड हुए हैं, अभी लाइव नहीं हुए हैं वो, मैं उसमें अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि 15% का कोई रूल नहीं है। आप ये करा करो कि अगर मान लो कोई स्टॉक 100 रुपीज पे था, रिजल्ट बड़ा अच्छा आया, तब वो 120 हो गया, तो 20 रुपीज बढ़ गया ना। अब वो जो 20 रुपीज बढ़ा है, 1000 से गया है क्योंकि रिजल्ट अच्छा डिक्लेयर करा है तो ऊपर 120 पे गया है। तो अगर वो नीचे आता है तो 15% जरूरी नहीं है, या तो 100 आ जाए, या फिर अगर बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग है तो रिजल्ट का जो रन है ना उसके हाफ पे लेना है। ये 15% कुछ नहीं होता कि भागने के बाद 15% वाला तब आप फॉलो कर सकते हो जब कोई एक ऐसे ट्रेंडिंग स्टॉक है जो नीचे आ ही नहीं रहा। अब मैं उसको 10-12 दिन ट्रैक करा रिजल्ट के बाद, या 15 दिन ट्रैक करा, वो ऊपर ही जाता रहा है, तब क्या होता है किसी कोई न्यूज की वजह से वो गिर गया, तब उस केस में 15-20% पे अगर नीचे मिलना है तो उसको ले सकते हैं। ये मत सोचा करो कि नहीं ये तो भाग गया अब तो 15% का एक लाइन खींचेंगे और जब 15% नीचे होगा तो वहां ले सकते हैं। आइडिया क्या है कि जो वो रन हुआ है रिजल्ट में, उसमें पब्लिक का पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा रहा है, क्यों सब लोगों ने लिया होगा, इससे सुन लिया उससे सुन लिया करके। तो वो जब ऊपर पहुंच गया है और फिर उसके बाद जो प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, कुछ हो रही है, 15-20% नीचे अगर गिर जाता है तो वहां से हमें लेना है। कुछ ऐसा फिक्स परसेंटेज नहीं है कि 15% नीचे आने पे लेना है, थोड़ा सा मतलब लॉजिक लगा के ही लेना पड़ेगा।
नेक्स्ट है ये वाला सेटअप जो है, इसका मैंने लिंक भी अपने डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है, और इसको ट्रिपल ए में सेटअप मैं कहता हूँ। तो इसमें कुछ नहीं, ऊपर वाले तीनों आपको पता ही है, जिनको जो ये इंडिकेटर यूज करते हैं, 20 वाले हैं तीनों, हाई लो क्लोज, और यहाँ पे 100 ई में हाई लो क्लोज हैं। तो इसमें ये एक सिंपल सा स्ट्रैटेजी है कि अगर ये जो तीनों लाइन है, ऊपर वाली जो लाइन है वो हाई का है, बीच वाली जो लाइन है वो क्लोज का है, नीचे वाला लो का। तो मैं ये कह रहा हूं कि जो हाई वाली लाइन है वहां अगर वो काटता है, अच्छा इसको कोशिश करा करो डेली वाले उस पर यूज करने के लिए, वीकली के लिए नहीं है ये स्ट्रेटेजी, ये क्योंकि बड़ा ट्रेंडिंग स्टॉकों के लिए होता है, तो इसीलिए इसको डेली कैंडल्स पे ही यूज करना चाहिए। तो कभी कोई स्टॉक अगर ऐसा आता है 20 ईएमए के हाई को काटता है, या तो उस दिन उसमें एंटर करो या नेक्स्ट डे एंटर करो। एंटर करने के बाद इसका जो लो वाली लाइन होगी ना, वहीं पे स्टॉप लॉस होने। अच्छा इस वाले स्टॉक में ना डेली पे है एक, तो इसीलिए इस तरह इस वाले स्ट्रैटेजी में ध्यान रखा करो, एसएल अच्छे से फॉलो करना है, या तो तुम सिस्टम में डाल दो अगर तुम्हें इमोशंस में कंट्रोल नहीं है। तो बाय करने के बाद ना जो एसएल की जो बन रही होगी, ये वाली जो नीचे वाली लाइन है ग्रीन वाली, इस पे जो भी वैल्यू होगा ना उस पर आप सिस्टम पे स्टॉप लॉस डाल दो। तो इस तरीके से ये चारों चीजें यूज कर सकते हैं। तो हमने स्किनर के बारे में बात कर लिया और इसके बारे में बात कर लिया। अब मैं इस पे जाता हूं सवालों पे। काफी सारे क्वेश्चंस आ गए हैं, एक सेकेंड। ठीक है। और टेक्निकल से रिलेटेड अगर कुछ है, या तो फिर हम क्वेश्चन आंसर स्टार्ट कर लेते हैं। ये सुब्रत पूछ रहे हैं कि जो ईएमए है, ट्रिपल ईएमए वाली जो स्ट्रैटेजी है, तो वो इसी वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इसके लिंक दे रहा हूँ, और उससे उसको आप क्या करना, अपने ट्रेडिंग व्यू वाले में ऐड कर सकते हो। और थोड़े सवाल पे जाते हैं ऊपर। सर वॉइस ठीक कर लें, पूरा लाइव वेस्ट हो जाएगा। वॉइस ठीक नहीं हो रहा अभी भी? अरे, वॉइस तो लोग बोल रहे थे ठीक हो गया, तभी शायद मैंने स्टार्ट किया। अभी भी लोगों को इको हो रहा है वॉइस। सुमित, मैं जो स्ट्रैटेजी मोस्ट ऑफ द टाइम यूज करता हूँ, एक तो प्रीवियस हाई वाला स्ट्रैटेजी जो है, अगर मान लो कोई स्टॉक रिजल्ट के बाद काफ़ी ऊपर जाता है, देन फिर वो नीचे आता है प्रीवियस हाई वाले लेवल पे, उसको यूज़ करता हूँ। और ईएमए वाला तो मैं एक दो अभी लाइव आपको बताऊंगा। एक तो मैं फोर्स मोटर का एग्जांपल लेता हूँ, और उसके बाद एक दो और देख लेंगे। अभी ट्रेडिंग व्यू पे लाइव देखते हैं। आगे बाकी कोई क्वेश्चन है तो आप पूछते रहिए, मैं उसके बाद स्क्रीनर पे जा सकते हैं हम लोग। जिनका क्वार्टरली रिजल्ट्स आएगा, क्या सर, क्या हमें वही स्टॉक लेना है जिनका, हाँ बिल्कुल वही स्टॉक लेना है जिनका रिजल्ट आया हुआ है, जिनका रिजल्ट आपने एनालिसिस कर लिया है, उन्हीं स्टॉक्स को ही लेना है पूरा। अच्छा मैं एक बड़ा अच्छा एग्जांपल देता हूँ। एक स्टॉक है इंडोटेक करके, मैं उस पर ट्रेड किया था, तो मतलब मैंने लिया हुआ था पिछले क्वार्टर में। इस रिजल्ट से जो मतलब मेरा जो क्लोज सर्कल है, तो इस रिजल्ट से पहले ही हम लोग सारे निकले हैं। और अगर हम लोग नहीं निकले हो तो आप सोचो कितना ज़्यादा लॉस होता है ना। रिजल्ट डिक्लेयर होने वाला था 3 बजे के आसपास, हम लोग 12-1 बजे, क्योंकि रूल यही कहता है, जो मैं रूल फॉलो करता हूँ, कि अगर आपने लिया है क्वार्टरली रिजल्ट्स को देख के, नेक्स्ट क्वार्टरली के रिजल्ट से पहले आपको निकलना है उसमें से। चाहे कितना भी अच्छा रिजल्ट आए, चाहे कितना बुरा आए, है ना, दोबारा एंटर कर लेंगे। विच यू एक्सप्लेन आर, नहीं, फर्स्ट 3 को आप डेली पे भी, ये जयदीप लिख रहे हैं कि तीनों स्ट्रैटेजी डेली चार्ट फ्रेम, टाइम फ्रेम पे करना है या वीकली। देखो जो लास्ट वाला है था वो तो डेली पे करना है। फर्स्ट तीनों आप वीकली पे भी कर सकते हो, डेली पे भी कर सकते हो। 52 हाइक वाला जो ब्रेकआउट है, ब्रेकआउट ट्रेड कर सकते हो, बट स्टॉप लॉस अच्छे से फॉलो करना है। ये क्या नाम है इनका, सैफुद्दीन पूछ रहे हैं
कि अगर 52 हाई वाला ट्रेड करते हो ना, रिजल्ट उसके बहुत अच्छे होने चाहिए और स्टॉप लॉस अच्छे से फॉलो करो। 52 हाई वाले नीचे कभी आते ही नहीं हो, काटने के बाद ऊपर ही ऊपर रहते हैं, तो वो भी अच्छी अच्छी स्ट्रेटेजी है। आप स्क्रीन शेयर करते हो तो वॉइस इको होता है, अच्छा। कोई नहीं, एक काम करेंगे, तो अगर ऐसा है तो मैं एक वैसे ही वीडियो रिकॉर्ड करके डाल दूंगा इस स्ट्रैटेजी को दोबारा से। आप जो अभी हमने एक्सप्लेन किया तो मैं अच्छे से रिकॉर्ड करके डाल दूंगा, अगर आपको अभी वॉइस में थोड़ी क्लैरिटी नहीं रही। कभी ऐसा होता है कि आपका होल्डिंग जीरो हो, मीन नो होल्डिंग, बिल्कुल होता है। अमेजिंग वीडियोस पूछ रहे हैं तो बिल्कुल होता है कि मैं अगर मान लो मुझे मेरे कोई स्टॉक मेरे क्राइटेरिया पे फुलफिल नहीं कर रहे हैं तो मैं बिल्कुल नहीं लेता हूँ, जीरो पे बैठता हूँ। बड़ा मुश्किल है जीरो पे बैठे रहना, बट ये जरूरी है अगर आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है। कभी ऐसा होता है कि अब अच्छा ये हो गया, एक सेकंड में एक एक करके लेता हूँ, काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं। तो नेक्स्ट व्हाट इज स्ट्रेटजी यू फॉलोड ऑन दोज, अच्छा जो टेक्निकल, सुमित कपूर, जो आप टेक्निकल वाले पूछ रहे हो ना, वो क्या है, मैं डेली जो है काफ़ी स्टॉक्स जो है स्क्रॉल करता हूँ टेक्निकली ओनली। अगर मुझे टेक्निकली कोई अच्छा लगता है ना, फिर मैं क्या करता हूँ, जाके उसके स्क्रीनर पे फंडामेंटल देखता हूँ, क्योंकि स्क्रीनर से हम उल्टा काम करते हैं ना। पहले हम स्क्रीनर पे स्टॉक आते हैं, फिर टेक्निकली बाय सेल करते हैं, तो मैं थोड़ा उल्टा भी कभी कभी करता हूँ कि वीकली जब मैं जॉब करता हूँ तो छुट्टी जब होता है तो वीकली टेक्निकली मैं देखता हूँ कम से कम 100-150 स्टॉक। तो उसमें से अगर मुझे कोई अच्छा लग रहा है टेक्निकली, ऐसी इन्हीं सेटअप में से किसी में मुझे दिख गया, ईएमए का सेटअप है या किसी कोई किस तरह का सेटअप है, फिर मैं उसको जाके स्क्रीनर पे फंडामेंटली देखता हूँ। अगर फंडामेंटल अच्छा होगा देन फिर मैं उसको कंसिडर कर सकता हूँ। तो ये चारों जो मैंने डाले थे, टेक्निकल वाले, चार्टिंग वाले, उनका आप फंडामेंटल चेक करो, अगर अच्छे होंगे तो आप उसको कंसिडर कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, बैंको प्रोडक्ट का टेक्निकल, अब मैं बैंको का भी मैं एग्जांपल कर देता हूँ, एक सेकेंड, थोड़ा सा मैसेज यहीं पे रोकते हैं, मैं आता हूँ उस पे। ओ, को इसको अगर हम डेली चार्ट पे दिखे, एक सेकेंड, ये शो तो हो रहा है ना, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, रिजल्ट यहाँ डिक्लेयर हुआ है, ठीक है। अब रिजल्ट के बाद अगले दिन जब ये खुला तो यहाँ पे खुला, तो ये इतना सारा गैप है यहाँ पे, ठीक है, ये में वगैरह सब अच्छे हैं इसमें, ठीक है। ये गैप है, तो अब कई सारे स्टॉक होता है कि गैप मतलब फिल करने वापस नहीं आते, क्योंकि एक मार्केट में एक है ना कि गैप बनता है तो उसको फिल करने जरूर आता है स्टॉक। तो यहाँ पे आ गया। अब मेरा क्या आइडिया था जब मैं इस वाले दिन में देख रहा था रिजल्ट को, कि अगर ये रिट्रेस होता है थोड़ा सा, अगर एटलीस्ट इस वाले लेवल पे आए, ये जो प्रीवियस वाला जो आई था, अगर इस लेवल पे आता ना तो मैं एंटर करता इसको। तो मैं वेट किया, वो नहीं आया, फिर उसके बाद फिर और बढ़ता रहा, फिर अब और बढ़ रहा है। तो अब इसको कैसे ट्रेड करोगे? अब ये देखो, अगर इसको, ये प्रीवियस हाई के आसपास है ना, दो दो चीजें हो सकती हैं आगे जाके। ये प्रीवियस हाई के ऊपर जाएगा ऐसे, क्योंकि आपने पहले तो अभी एंटर नहीं कर पाए हो आप, प्रीवियस हाई के ऊपर जाएगा यहां तक, फिर थोड़ा नीचे आ सकता है, तो आप यहां कहीं एंट्री ले सकते हो इसको। अगर ऊपर जाता है फिर प्रीवियस हाई को रिटेस्ट करता है एक दो दिन, तो यहां पे एंट्री ले सकते हो, क्योंकि रिजल्ट इसके अच्छे हैं। अब ये रिजल्ट अच्छे तो बहुत अच्छा भाग्य, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं इसके पीछे पड़ जाऊं, नहीं जी मुझे तो लेना, मान लो मैं यहां ले लेता या प्रीवियस हाई के बाद फिर गिरने लगता, तो फिर मैं वेट करना पड़ता ना, तो इसलिए मैंने उसको अवॉइड किया है। हाँ जी, अब थोड़ा सवाल, जैसे चार टेक्निकल स्ट्रेटजी, कोई भी फर्स्ट टेक्निकल स्ट्रेटजी में स्टॉक क्वालिफाई करता है तो अपने ओनिंग लर्निंग के हिसाब से एंटर कर लेना चाहिए, बिल्कुल कर लेना चाहिए, कंफर्मेशन की वेट की जरूरत नहीं है। अगर आप कोई स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हो टेक्निकली और उस पर आता है तो लेना चाहिए। इनका नाम क्या, प्रिस्टीन मेकओवर्स। अंजुलता सर, 20 और 100 EMA का कैसे बनाया, ओपन हाई लो? ये मैंने स्क्रीनर पे, अंजू जी, मैंने स्क्रीनर के डिस्क्रिप्शन, क्या वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे भी डाल दिया है, मेरे पोस्ट पे भी है ये, तो आप चाहो तो वहाँ से ले सकते हो इसको। और कौन है, एक सेकंड, फोर्स मोटर का मैं अभी करता हूँ,
रेटिंग गूगल शीट, रेटिंग वाली गूगल शीट भी मैं स्क्रीनर पे डाल देता हूँ, क्योंकि अच्छा उस गूगल शीट पे जो एक्सेल शीट या गूगल शीट मैंने जो डाला वो जो बड़ा कन्फ्यूजन है लोग, मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूँ कि उस पर ज़्यादा भरोसा मत करा करो। वो ये था कि मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि किस तरीके से आप अपना स्क्रीनर एक क्या कहते हैं रेटिंग सिस्टम आप जो है बना सकते हो। उससे अगर मान लो उसमें सब कुछ डाल दिया आपने और हाई रेटिंग आ गई तो आप ले थोड़ी लोगे उसको, आपको डीप डाइव करना पड़ेगा ना। ये मत सोचा करो उसमें जो रेटिंग आ गई तो वो सही है बिल्कुल, है ना। तो वो ये है। अब मैं उसमें एक अच्छी चीज़ बताऊँ, जो करना चाहता होगा कर सकता है। उसमें मान लो मैंने डाले 5-6 पैरामीटर, है ना। तो आप डाल दो, आप जो सारी चीज़ें देखते हो ना वो सारे पैरामीटर डालो, सबको रेटिंग दो। फिर उसके बाद आप अगर उसकी रेटिंग अच्छी आती है कि स्ट्रॉन्ग बाय टाइप की रेटिंग, तब उसको कंसिडर कर सकते हो। मैंने सिर्फ एक एग्जांपल शेयर किया था, तो उससे जो रेटिंग आ रहा है उस पर भरोसा नहीं करने का है कि यहाँ इसमें अगर स्ट्रॉन्ग बाय आ गया, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों का कमेंट पे आता है कि इस पर तो बाय आ गया था तो स्ट्रॉन्ग बाय था, ये तो भागा ही नहीं। वो तो सिर्फ एक एग्जाम्पल था, आप ताकि आप कुछ बना सको। डिफ़ॉल्ट सेटिंग है उदयपुर हाईलाइट्स 20/100 EMA के डिफ़ॉल्ट सेटिंग है। डिफ़ॉल्ट ही सेटिंग है, हाई है, लो है और क्लोज है। और आप अगर नहीं बनाना चाहते हो उसको तो मैंने बना रखा है, उसका लिंक है डिस्क्रिप्शन पे भी डाल दूंगा मैं, तो आप उसमें ले सकते हो और मेरे पोस्ट पे भी होगा ये। सुमित कपूर, व्हेन स्टॉक फॉल्स उसके ईएमएस तो हिल ही जाते हैं, बिल्कुल हिलते हैं। ईएमए देखो आप, अब ईएमए जो है ना लैगिंग इंडिकेटर होता है, जब स्टॉक गिरेंगे तो अपने आप वो ऐसे होने लगते हैं। तो इसीलिए मैंने ना मैं तो एक ईएमए भी लगा सकता था, तो मैंने 10 क्यों लगाए, 10-100, रीज़न वही है। तो वो होते हैं, बट अगर मान लो सारे एक साथ आ रहे हैं, स्क्वीज हो जा रहे हैं, एक दो एग्जांपल देख सकते हैं उसके लिए रिगार्डिंग, मैं जब इस पे आऊँगा तो करेंगे हम लोग। तो इसीलिए 10 लगा के रखा करो, उससे उससे अच्छा व्यू मिल जाएगा। भूपेश साहू, लेटेस्ट रेटिंग गूगल शीट तो हो गया, एक्सेल शीट काम नहीं कर रहा है, तो मैं दोबारा इसको डाल दूंगा एक्सेल शीट, इस पे देख लेना आप। फोर्स मोटर का ट्रेड मैं आपको बताऊंगा अभी। हाँ, मैं फोर्स मोटर का ट्रेड बताता हूँ, अमेजिंग वीडियोस हैं कोई, एक सेकेंड। हाँ, फोर्स मोटर, ये डेली चार्ट पे है। ये जो है मेरा ट्रेडिंग 7 ये था 9th को मैंने एंट्री ली थी शायद, हाँ इस सेकंड में। अब ये देखो, जो मैंने प्रीवियस हाई वाला स्ट्रैटेजी बताया तुमको, रिजल्ट यहाँ आया। अब इसको अगर समझ जाओगे तो काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए। अब यहाँ रिजल्ट आया, ये प्रीवियस हाई था, इस दिन रिजल्ट आया, 2-3 दिन ऐसे गिरता रहा, फिर ये भागा है काफ़ी, है ना। उसके बाद क्योंकि वो जब इंडिया पाकिस्तान वाला चल रहा था शायद, ये भी उसकी वजह से, तो उसके बाद ये भागा, उसके बाद ये नीचे आया। अब ये नीचे आ रहा है, मैं यहाँ पे भी ले सकता हूँ, यहाँ पे भी ले सकता हूँ। अगर 15% का कोई सोच के बैठा हो तो यहाँ कहीं भी ले लेगा। बट मैं किसका वेट कर रहा था, मैं इस प्रीवियस हाई का वेट कर रहा हूँ। अब यहाँ आता तो है ये, और आते ही यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल, जब क्लोज के 3 बजे के आसपास होता है तो एक ग्रीन कैंडल देता है, तो यहाँ क्यों नहीं लेना चाहिए, लेना चाहिए ना। तो ये इसी तरह के सेटअप को देखा करो। सिंपल सा है कि रिजल्ट के बाद भाग लेता है, प्रीवियस हाई पे एक लाइन खींच लो, है ना। अगर प्रीवियस हाई वाले साइड, अब या तो वो वाले लेवल को तुम अपना जो भी ब्रोकर अकाउंट यूज करते हो उस वाले लेवल पे लगा दो कि यहाँ आएगा तो नोटिफिकेशन आएगा, तो यहाँ ले सकते हैं। अब एक चीज और, मैं 12,000 पे निकल गया, बट उसके बाद और भी भाग रहा है ये, तो अब क्या मुझे होना चाहिए? नहीं, क्योंकि मुझे जितना रिटर्न चाहिए था मिल गया। मुझे 50% नहीं चाहिए, मुझे जो भी 20-21% का रिटर्न चाहिए था मुझे मिल गया, मैं इसको एग्जिट कर गया। तो इस तरह के ट्रेड देखा करो। और मैं एक चीज ईएमए का ट्रेड में आपको, अच्छा एक जब मैं इसको खोल ही रहे हैं तो 2 चीज और बताता हूँ कि क्या इंडेक्स देखना चाहिए, सवाल आते हैं, शायद किसी ने पूछा भी होगा। इंडेक्स बिल्कुल देखना चाहिए।
क्योंकि इंडेक्स से ना ओवरऑल आपको सेंटीमेंट पता चलेगा। मैं मेनली निफ्टी एंड मिड कैप 100 वाला देखता हूँ। ये मिड कैप 100 वाला है, और इस पे अगर आप देखोगे ना, मिड कैप 100 ही है ना, ठीक है। तो यहाँ पे ये है प्रीवियस हाई, एक हाई यहाँ पे है। तो मान लो, अगर मान लो प्रीवियस हाई वगैरह से ना अगर बहुत ज्यादा नीचे है मिड कैप इंडेक्स, इधर के आसपास है और उस टाइम पे अच्छे स्टॉक्स आ रहे हैं स्क्रीनर पे, तो वहां पे बाइंग बनता है ना। अगर मान लो यही चीज अभी क्या हो रहा होता, ये जो अभी स्टॉक स्क्रीनर पे आ रहे हैं और इंडेक्स होता है यहाँ पे प्रीवियस हाई पे, तो लेने के लिए थोड़ी दिक्कत है। बट अगर प्रीवियस हाई तक पहुंचने के लिए और सारे ईएमएज एक दूसरे के ऊपर हैं और प्रीवियस हाई में काफी दूर है, 6-7% अभी है इसमें शायद, तो वहां तक ना मैं थोड़ा सा एग्रेसिव कॉल्स ले सकता हूं। बट अगर मैं यहां पे अगर इंडेक्स है और फिर मुझे अगर पोर्टफोलियो बनाना होगा तो मैं थोड़ा सा लाइट रखूंगा पोर्टफोलियो का ना। तो इसलिए इंडेक्स देखना जरूरी है। सारे ईएमए का भी देखा करो, सारे ईएमए एक दूसरे के ऊपर हैं या नहीं है, प्रीवियस हाई से कितना दूर है। बिल्कुल अगर ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा होगा तो वहां पे ऑब्वियसली अगर मुझे बड़ा पोर्टफोलियो बनाना होगा तो मैं नहीं बनाऊंगा ना। तो मुश्किल से 30-40% ऑफ माई कैपिटल का पोर्टफोलियो बनाऊंगा। बट अगर नीचे है और ऊपर जाने का स्कोप है तो बिल्कुल करना चाहिए। सिंपल। अब निफ्टी भी देखना चाहिए। अब निफ्टी में भी अगर देखोगे तो प्रीवियस हाई तक है ना टाइम इसमें, तो ये इतना 7-8% का अगर होगा, और अगर मिड कैप स्टॉक या स्मॉल कैप स्टॉक के अच्छे रिजल्ट्स वाले स्टॉक आपके पास हैं, तो जब तक यहां तक पहुंचेगा तो आप अच्छे रिटर्न्स अर्न कर सकते हो। तो इसलिए इंडेक्स भी थोड़ा सा देखा करो इसको, है ना। और एक चीज जो ईएमए वाली बात थी ना इसमें, किसी एक स्टॉक में, चलो मैं आपके क्वेश्चंस लेता हूं पहले। हम्म, ठीक है, क्वेश्चन बहुत सारे हो गए क्या? ठीक है। फोर्स मोटर कितने जा सकता है? जाने को तो फोर्स मोटर जा सकता है और ऊपर अक्षत, बट ठीक है, अगर आपने नीचे पार्टिसिपेट नहीं किया है फोर्स मोटर के लिए, मैं एक चीज़ बता देता हूँ, बाइंग सेलिंग मत मान के चलना है इसको। अगर मान लो 12,000 अभी, जो भी 12,400-600 है, बहुत ऊपर जाता है, प्रीवियस हाई काट कूट के ऊपर चले गया, रिट्रेसमेंट का वेट करो। बट अगर रिट्रेसमेंट पे लेते हो आप उसको, तो ये नहीं कि अगले क्वार्टरली रिजल्ट के बाद भी उसको वेट कर रहे हो क्योंकि टॉप पे ले लिया है जो भी है, तो अगले रिजल्ट से पहले निकल जाना। फोर्स मोटर काफ़ी अच्छी कंपनी है, बट रिजल्ट से, इस वाले स्ट्रैटेजी से जो भी जो स्टॉक लेता है ना, एक चीज़ जरूर ध्यान रखना कि रिजल्ट से पहले जरूर निकलना है। चाहे उसके बाद वो अपर सर्किट लग जाए, 20% हो जाए, वो तुम्हारे हाथ में नहीं है। रिजल्ट कैसा आएगा तुमको नहीं पता है ना। ये पूछ रहे हैं एस डी, नो स्टॉप लॉस स्ट्रैटेजी कुछ नहीं होता है। योग योग जो पूछ रहे हैं कि नो स्टॉप लॉस नहीं होता है। मैं जैसे अभी इससे बड़ा फॉल हुआ था तो मैंने भी लॉसेस काफ़ी बुक करे हैं। नो लॉस वाला होता तो फिर बात ही क्या था सब। नो लॉस स्ट्रैटेजी हो सकता है तब जब 20 स्टॉक ले लो और इक्वली डिवाइडेड हो, और आप थोड़ा सा लॉन्ग टर्म व्यू लेके बैठोगे, तब शायद हो सकता है कि मान लो उसमें से 6-7 गिर जाए तो बाकी सब बचा लेंगे अच्छे। फुल कैपिटल से एंट्री लेते हैं तो, या फिर पूछे नेक्स्ट फ्यू डेज में ग्रेजुअली एंट्री लेते हैं। मैं फुल कैपिटल से मैं एंट्री कैसे लेता हूँ, और मैं ये नहीं कि आप भी ऐसे ही करो। जैसे मान लो मुझे 10 lakhs का पोर्टफोलियो बनाना है, तो मैं, अगर मान लो मुझे 10 लेना है तो मैं 1 लाख का पूरा ही लूँगा उस टाइम पे। क्योंकि अगर जैसे अभी एग्जांपल देख रहे थे फोर्स मोटर वाली, अगर उस वाले डे पे मैं नहीं घुसता, फिर अगले दिन और घुसा, तो फिर महंगा मिलता ना। मैं 1 लाख का पूरा एक बार में ही लूँगा उसको। आपकी स्टॉप लॉस हो गया। उसके बाद सर बैंको, एस पी सिंह पूछ रहे हैं, सर बैंको प्रोडक्ट में ब्रेकआउट तो होना ही है, फिर क्या ब्रेकआउट होने से पहले? नहीं, ब्रेकआउट हो जाए फिर उसके बाद रिट्रेस होता है, सस्टेन करता है ब्रेकआउट, तब आप ले सकते हैं एस पी सिंह। विंटेज टैलेंट है सर, दिस इज राजू यादव होल्डिंग 50 से अपोलो माइक्रो कैप। अपोलो माइक्रो कैप हमारे स्क्रीनर पे है नहीं, बट मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। अपोलो माइक्रो कैप, एक थोड़ा बाहर वाले सवाल हो जाते हैं ना, तो कोई नहीं, मैं देखता हूँ।
को कहाँ गया? अपोलो माइक्रो कैप। मैं मैं वैसे वैसे भी भी अपोलो कौन सा है? अपोलो माइक्रो सिस्टम्स, ठीक है। ये अगर थोड़ा सा, जब भी पहले आप किसी भी को टेक्निकली देखते हो ना, सबसे पहले वीकली देखा करो। ये इसके फंडामेंटल्स आपको चेक करने होंगे, और इसका ना रिट्रेसमेंट पे यहाँ कहीं एंट्री बन सकता है, क्योंकि आप बिल्कुल टॉप पे लेना सही नहीं है, मैं तो सजेस्ट नहीं करूंगा। अपोलो माइक्रो सिस्टम। और क्या है? थोड़ा सा क्या हिल लिया है। सर आपने एक पॉडकास्ट में 10 EMS क्विज की बात की थी जिससे सक्सेस बहुत अच्छे होते हैं आपके। क्रिस्टीन बोल रहे हैं सक्सेस चांसेस बहुत अच्छे होते हैं, उसके एक स्क्रीन एग्जांपल बता पाएंगे? इसमें 10 EMS क्विज, अच्छा मैं ये देख लेता हूँ स्क्वीज क्या होता है ना EMA पे, वो मैं एक बार ये भी एक अच्छी स्ट्रेटेजी है, अगर कोई मुझे मिल जाए ऐसा। डूडला। धानु का। अच्छा, PGHL जो है, ये आया है हमारे स्क्रीनर पे। इस स्टॉक को लेना चाहिए टेक्निकली देख के? मैं, अगर मेरा पूछोगे तो मैं नहीं लूंगा, क्योंकि इस तरह के सेटअप नहीं चाहिए मुझे। आप देख रहे हो इसके जो मूवमेंट है, ना कोई ट्रेंड है इसमें, कितना भी अच्छा रिजल्ट होगा तो मैं शायद नहीं लूंगा। और ये वीकली पे देख रहे हैं हम लोग, तो नहीं लेना चाहिए। इस तरह के स्टॉक को भी अवॉइड करा करो जिसमें टेक्निकली वो फ्लैट हो। अब ये रेल टेल स्टॉक है जो स्क्वीज की बात कर रहे हो ना, अगर आप 10 EMAs लगाते हो ना, तो अगर एक जगह पे आके ऐसे स्क्वीज हो जाते हैं, इस तरह का होता है, और सारे एक दूसरे के ऊपर जाते हैं ना, तो ये परफेक्ट एग्जांपल है। अगर इसका फंडामेंटल्स अच्छे हैं तो इस तरह के स्टॉक्स जो हैं काफ़ी अच्छे, टेक्निकली अच्छे जगह पे अगर मिल जाएं तो अच्छे रिटर्न्स दे सकते हैं। और अगर हम देखें, अब जैसे ही जो मैं एग्जांपल बोल रहा था अभी, उसी में अगर सिल्चर पे आप देखो तो ये काफ़ी अच्छा स्क्वीज है। यहाँ से इसके बाहर जा रहा है ये, है ना, तो यहाँ पे आया, फिर यहाँ से उसके बाद ऊपर जा रहा है, तो ऑब्वियसली लैगिंग इंडिकेटर है, थोड़ा मूवमेंट चेंज होते रहते हैं। बट इस तरह के सेटअप भी बड़े अच्छे होते हैं कि पूरा गैप गैप है, फिर उसके बाद नीचे आया, फिर ये काफ़ी मतलब 3-4 दिन ऐसे स्क्वीज हुआ और ये तो वीकली पे है, डेली पे पता नहीं। अब इस तरह के स्क्वीज के बाद ना इस तरह की एंट्री बड़ी अच्छी होती है। बट फंडामेंटली जरूर देख लेना, कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। और कुछ है, सिर्फ 5-10 मिनट्स और करेंगे, थोड़े सवाल और ले लेते हैं। एस्ट्राजेनेका स्टॉक लुक लाइक appears to be strong bias for Excel has। ये जो नैब लिख रहे हो आप एस्ट्राजेनेका, आप इसको देख लेना एक बार। वो रेटिंग में तो ठीक है, एक्सेल वाली रेटिंग में, बट एक बार एज हायर बोरोइंग एंड FIDI सेट होल्डिंग इज स्लाइटली रिड्यूस FIDI चलेगा, बट 2% से ज़्यादा होना चाहिए। सर फेम इंडस्ट्री को रडार पे रखा हूँ। ठीक है सत्यम जी। सर इस मेथड से हम मंथली कितना, अच्छा सब लोग रिटर्न के बारे में पूछते हैं, मैं रिटर्न के बारे में बता देता हूँ। रिटर्न में जो है ना, रिटर्न के लिए आप क्या कर सकते हो, अगर मान लो इस क्वार्टर का एग्जांपल लेते हैं हम लोग, मार्च के बाद अप्रैल में रिजल्ट आना चालू है, 15 के बाद से रिजल्ट आना चालू है ना, तो आप अब जाके, अगर किसी ने पोर्टफोलियो, अब जैसे मेरा है तो मैंने अब जाके पोर्टफोलियो बनाया है ना, तो अगर मैं अब बनाता हूँ तो मेरे पास 2 महीने हैं अभी, और मिड कैप इंडेक्स को मैं देख रहा हूँ या निफ्टी को देख रहा हूँ प्रीवियस हाई से 4-5% नीचे है। अगर प्रीवियस हाई तक जाते हैं वो, तो हम लोग 15% या 10 से 15% का रिटर्न जो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर आप 3 महीने में, एक क्वार्टर में 10 to 15% रिटर्न जनरेट कर लेते हो, थोड़ा कम रिस्क लेके, विदाउट पोर्टफोलियो लेवल पे आपका स्टॉप लॉस हिट हुए, तो उससे बढ़िया रिटर्न है नहीं। सिल्चर इज ए गुड स्टॉक, SP सिंह। मतलब गुड स्टॉक का मतलब ये नहीं कि कोई रिकमेंडेशन है, अच्छा स्टॉक है, फंडामेंटली अच्छा लगा मुझे।
एक्सेल सीट मैं शेयर कर लूंगा भाविन सिंह। मुझे माइटी गेमिंग टेक, मुझे आप मेरे ईमेल आईडी पे भेज देना थंबनेल जो भी बनाया। थैंक यू सो मच। सुनील पी सर, प्लीज गिव योर व्यू अबाउट एक्शन कंस्ट्रक्शन। एक्शन कंस्ट्रक्शन जो है ना, बड़ा अच्छा हुआ करता था मेरे लिए, मैं फिर भी एक बार देख लेता हूँ। कहाँ गया स्क्रीनर? इसको अभी मैंने शायद नहीं रखा है रडार पे, कुछ होगा। एक तो ये इस तरह के जो होते हैं ना, अगर आप स्क्रीन पे मेरे देख पा रहे हो, इस तरह के स्टॉक्स को मैं बड़ा अवॉइड करता हूँ, जो एक जगह पे घूम रहे हैं, कोई ट्रेंड नहीं है ना। ये डेली डेली वाले चार्ट पे रहता है इनका। बट फंडामेंटली अगर एक बार देखें तो ठीक है, फंडामेंटली सेल्स ठीक है, मार्जिन्स ठीक है, और प्रॉफिट भी हाईएस्ट है, इस पे भी सेल्स अच्छे है, और नेट प्रॉफिट भी ठीक है। फंडामेंटली तो अच्छा ही लग रहा है, बोरोइंग्स है नहीं ज़्यादा। कैश ये भी देखा करो कि कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ जो है पॉजिटिव होना चाहिए, वो देख लिया करो। फंडामेंटली इसमें तो कुछ ख़राब नहीं लग रहा मुझे, बस टेक्निकली थोड़ा सा लग रहा है। अगर आप पूरा इसको देखोगे, एक्शन कंस्ट्रक्शन को पूरा चार्ट, तो काफ़ी भागा हुआ है। तो 1200 के आसपास एक बार टेक्निकली और देख लेते हैं इसको। बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, और लेने से पहले अच्छे से आप रिसर्च करोगे। अब देखो, इस तरह के स्टॉक ना मैं अवॉइड करता हूँ, इसलिए मैं बोल रहा था आपको कि कोई ट्रेंड ही नहीं है इसमें। और वीकली जाके अगर देखोगे तब भी एक एक जगह जगह पे पे ये ये ना, मतलब मतलब इस तरह के थोड़ा सा मैं अवॉइड करता हूँ। डेली वाले पे अगर इस तरह का दिख जाए, वीकली वाले पे ऐसे दिखता है। बट हाँ, अगर थोड़ा सा ट्रेंडिंग होने लगता है तो कंसिडर कर सकते हैं। और अगर किसी के क्वेश्चंस रह जाते हैं आज तो तो नेक्स्ट वीक हम लोग फिर दोबारा से करेंगे। और इससे पहले मैं जो स्ट्रैटेजी है ना, उसको एक अच्छे से वीडियो, क्योंकि अगर वॉइस की दिक्कत है तो एक बना के और डाल देंगे इसमें। सर साइकोलॉजी कैसे बिल्ड करें लॉस के बाद? देखो, लॉस के बाद साइकोलॉजी, राम बी पांडे जी पूछ रहे हैं, तो साइकोलॉजी कैसे बिल्ड करें? अगर मान लो आप 10 स्टॉक लेते हो, ऐसा नहीं कि मेरे ऐसे हिट नहीं होते हैं, अगर मैंने 10 लिए होते हैं ना, तो आप चैन से सो सकते हो, और इक्वली डिवाइड होनी चाहिए आपका कैपिटल। तो मान लो मैंने 10 ले लिया, और उसके बाद क्या कहते हैं, कोई एक गिर गया 10%, या कोई 5-7% गिर गया, तो मुझे डर नहीं लगेगा ना, क्योंकि बाकी दे रहे होंगे। कभी आप करके देखना ऐसे, 10 अच्छे स्टॉक ले लो आप पोर्टफोलियो में, इक्वली ले लेना। तो अगर कोई मार्केट डाउन डे भी होता है ना, तो आप ब्रेक इवन के आसपास होगे, या फिर 1-2% ऊपर नीचे होगे। बट अगर आपने एक ही स्टॉक ले रखा है पोर्टफोलियो में, तो प्रॉब्लम है फिर। तब तो फिर साइकोलॉजी थोड़ा हिलेगा ही। बट हाँ, अगर आप किसी में एसएल जल्दी बुक कर लेते हो 7-8% पे, तो उस टाइम थोड़ा बुरा तो लगता है, बट आगे जाके ठीक हो जाता है। जिनके क्वेश्चंस रह जाएंगे, नेक्स्ट पक्का करेंगे। नेक्स्ट वाले जो संडे होगा उसमें मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। ये इसका रिजल्ट अच्छा आने के बाद भी थोड़ा सा क्या चार्ट वाट हिल गया क्या? एस पी सिंह जी कुछ पूछ रहे हैं, मुझे दिख नहीं रहा। सर मैं ऑप्शन एंड इंट्राडे, निरंजन सिंह, इंट्राडे करके देख लिया बट प्रॉफिटेबल नहीं हो पाया, लास्ट उम्मीद यही है सर। निरंजन सिंह जी, आप एक बार इसको अच्छे से फॉलो करो, आप खुद ही बोलोगे कि अच्छा है। नहीं तो ऐसा अगर अच्छा नहीं होता तो मैं भी नहीं फॉलो कर रहा होता, मैंने सब किया है ऑप्शन इंट्राडे। बट इस तरह की स्ट्रैटेजी अगर जो लोग यूज़ कर रहे हैं उनको पता होगा। अच्छे आने के बाद भी स्टॉक गिर गया, कुछ ना कुछ एसपी सिंह जी, कुछ ना कुछ गड़बड़ है इसमें, तभी वो टेक्निकली अच्छा नहीं दिख रहा है। रिजल्ट अच्छा आता है तो ऑब्वियसली बढ़ना चाहिए, तो गिर रहा है तो कुछ ना कुछ तो है। सुमित कपूर, इंडिकेटर का नाम दिखा दीजिए कौन सा? वो 10 in 1 है। मैं एक मिनट, अच्छा जो ट्रेडिंग व्यू में इंडिकेटर यूज करना चाहते हैं ना, 10 to 100, वो वो मैं मैं एक एक बार बार बता बता देता देता हूँ। हूँ आपको। अब पता नहीं क्या हुआ, ये देखा ठीक है। ये जो इंडिकेटर है ना, आप सर्च कर लेना,
10-in-1 डिफरेंट मूविंग एवरेजेस करके इंडिकेटर है ट्रेडिंग व्यू में। इसमें करने के बाद ना आप जब इसके सेटिंग पे क्लिक करोगे तो इस तरह का है, 10-in-1 MA करके है ये इंडिकेटर। अगर नहीं मिलेगा तो मुझे कमेंट में बता देना, मैं बता दूंगा। इसमें सब में क्या करना है, EMA सिलेक्ट करना है, 10, 20, 30, 40, 50। फिर जो नेक्स्ट वाला है ये 10 तक, उसमें भी सब में ऐसे ड्रॉप डाउन से EMA सिलेक्ट करना है सबके, 60, 70, 80, 90, 100। तो 10 to 100 करके ओके कर दोगे तो इस तरह का बना हुआ आ जाएगा। अब चलते हैं। थैंक्स अ लॉट सर 20 EMA स्ट्रेटेजी में स्टॉप लॉस। गजानन जी 10, 20 और 100 EMA वाले स्ट्रेटेजी में ना जो लो होता है ना 20 का, अगर 20 के हाई पे ब्रेकआउट पे ले रहे हो तो 20 के लो पे ही स्टॉप लॉस होगा। अमेजॉन वीडियोस पूछ रहे हैं कि फुल टाइम ट्रेडर। नहीं, मैं तो जॉब करता हूँ, पार्ट टाइम ट्रेडर ही हूँ। अक्षत भार्गवा, थैंक यू जी फॉर ज्वाइनिंग। अपकमिंग रिजल्ट डेट कैसे फाइंड करें? वो तो काइट पे SPG काइट पे दिखा देता है। वो तो इवेंट वाला जो होता है ना सेक्शन, उस पे दिख जाता है। हाय सर, सिल्चर टेक इज गिविंग बोनस इन फ्यू डेज। हाँ, उस 6 को शायद है उनका। किरण पूछ रहे हैं इफ़ यू आर होल्डिंग एंड योर टारगेट इज नॉट एट। अगर देखो, मैं ये तो बताऊंगा नहीं मैंने होल्ड कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, बट सिल्चर टेक अगर कोई होल्ड कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से वेट करना चाहिए, क्योंकि बोनस वगैरह थोड़ा सा ना पॉजिटिव होता है कंपनीज के लिए। अमेजिंग वीडियोस। अभी तो कोई प्लान नहीं है फुल टाइम का, जॉब वॉब ठीक है। एजिस टेक्नो, मैं उदयपुर जी, हाइलाइट्स जो हैं ये, इनको मैं एजिस टेक्नो का मैं एक बार कमेंट में डाल दूंगा देख के ना, या तो मुझे किसी प्लेटफॉर्म पे पूछ लेना, चाहे ट्विटर पे या टेलीग्राम पे, मैं आपको देख के बता दूंगा उसमें। सिर्फ और 10 मिनट्स करेंगे सर। बहुत स्टॉक में रिजल्ट अच्छा आने के बाद प्राइस गिरने लगता है, तब AJ पूछ रहे हैं तब हमें 15-20% लेना चाहिए कि नहीं? नहीं लेना चाहिए। अगर मान लो रिजल्ट अच्छा है और वो भागा ही नहीं है तो इसका मतलब अच्छा नहीं है ना, हमने कुछ गलत इंटरप्रेट किया है। सत्यम सिंह, सिम्फनी लिया था, अभी थोड़ा लॉस में हूँ, लॉस बुक कर लूँ या थोड़ा? देखो क्या नाम है इनका, सत्यम। सत्यम जी, अगर सिम्फनी लिया था, लॉस का टाइम आ गया तो लॉस बुक कर लीजिए। बहुत सारे स्टॉक हैं दुनिया में, किसी एक को प्यार मोहब्बत में मत बैठा करो। कुछ पता नहीं। एडिटिंग थंबनेल, योग योग जी, बिल्कुल थैंक यू सो मच। बिल्कुल जरूरत पड़ेगी आपको, याद करेंगे। सर आपका बहुत धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू। इफ यू अचीव योर लेटेस्ट वेरी अर्ली क्वार्टर आफ्टर कैन कंसीडर री एंट्री। हाँ, री एंट्री कर सकते हैं अगर अच्छा रिजल्ट आ गया। मान लो आप रिजल्ट से पहले निकल गए, भूपेश साहू पूछ रहे हैं, अगर रिजल्ट से पहले आप निकल गए हो स्ट्रैटेजी के हिसाब से और रिजल्ट अच्छा आ गया तो आप ले सकते हो। अब पूछ रहे हैं बैनर्जी बाबू के एग्जिट क्यों किया फोर्स मैटर से। अब थोड़ा क्रिटिकल सवाल है, बट मेरा ना एक टारगेट होता है, मेरा टारगेट अचीव हो गया तो एग्जिट हो जाता हूँ मैं। 20-100 स्टॉप लॉस अपडेट करना है क्या? बिल्कुल करना है गजानन जी, 20-100 की EMA स्ट्रैटेजी में स्टॉप लॉस अपडेट करना है। जगवीर सिंह, बुक में कहीं ना कहीं शेयर कर लूंगा, कहीं पे भी आप फॉलो कर रहे होगे तो मैं दोनों तीनों में ट्विटर वगैरह पे डाल देता हूँ। थैंक यू थैंक यू। स्प्लिट कोफोर्ज का भी है, हाँ कोफोर्ज का है स्प्लिट होने का। AJ सर, अक्टूबर से फेब FI सेल करे थे तब आपने किया क्या था? मैंने कुछ नहीं किया था, जो होल्डिंग थी जहां जहां मेरे SL हिट हुए मैं बुक करके अपना निकल गया था। सर हमें वो ही स्टॉक लेना है जो रिजल्ट के बाद भागे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है रिजल्ट के बाद भागे। आप फंडामेंटली अच्छा होना चाहिए, थोड़ा ट्रेंडिंग वेंडिंग हो। ऐसा नहीं कि निरंजन जी पूछ रहे हैं कि स्टॉक लेना वही है जो रिजल्ट के बाद भागे, ऐसा कुछ नहीं है। कई बार क्या होता, नहीं बात पहले से मान लो फैक्टर इन हो चुका होता है रिजल्ट ना, तो उस टाइम पे नहीं भागते, फिर तो आप लोगे ना उसको। थैंक यू थैंक यू।
आई थिंक हो गए सारे सवाल, और बाकी किसी के अगर बच गए होंगे तो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे उसको। मैं इसको अपलोड करता हूँ, अगर किसी को बाद में रेफर करना होगा तो कर लेना इसको। और बाकी मैं कोशिश करता हूँ फुल स्ट्रैटेजी का एक यूट्यूब वीडियो बना के ना मैं डालता हूँ, क्योंकि शायद वॉइस वगैरह में थोड़ा दिक्कत था, तो नेक्स्ट टाइम देखते हैं। और थैंक यू सर। सर आप शेयर का स्टेज एनालिसिस अवेयर आए नहीं, मैं स्टेज एनालिसिस तो नहीं करता। काफ़ी सारी चीज़ें हैं स्टॉक मार्केट में, आप हर चीज़ नहीं कर सकते, तो जो अपने को आता है वही कर लेते हैं। ठीक है। अब सत्यम सिंह सर जी, आपसे मिलने की बहुत ज़्यादा इच्छा है, कभी बेंगलोर आना हुआ तो। हाँ हाँ, पक्का पक्का, अभी तो सब करा नहीं है, आएंगे तो बेंगलोर पक्का जी। एक्सेल सीट रवि मैं डालता हूँ इसके नीचे ही डिस्क्रिप्शन पे, आप यहाँ से ले लेना। ठीक है, थैंक यू सो मच। और वाई रिटर्न, देखो मैं टारगेट करता हूँ कि एनुअल रिटर्न जो है ना 20-25% होना चाहिए। कभी किसी क्वार्टर में होता है अच्छा, किसी में नहीं होता, तो 20-25% आई थिंक इज एनफ। और जिनका कैपिटल कम है तो सबसे पहले कैपिटल बिल्ड करने की कोशिश करना चाहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच, और थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। मैं इस वीडियो को डालता हूँ, और नेक्स्ट टाइम शायद अगर नेक्स्ट वीक अगर कर पाएँ तो ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक संडे को दोबारा से लाइव सेशन करते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।